बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर और आज हमारा जो सबक है वो सबक 7 है। उन्वान है गाय और बकरी और हमारा आज का बी लिफ्ट 34 है। नज़्म व नसर को आवाज़ के दुरुस्त उतार चढ़ाओ के साथ तहतुल लफ्ज़ तरन्नुम से पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, ये तहतुल लफ्ज़ क्या होता है, तरन्नुम क्या होता है, ये आज हम आपको सिखाएंगे कि उतार चढ़ाव क्या होता है। और ये हमारी तसलसल की सरगर्मी है। करना क्या है, दर्ज झेल में से घास चढ़ने वाले जानवरों पर टिक लगाना है। आपको पता होगा कौन कौन घास खाता है। जल्दी से ये सरगर्मी कर लें। अच्छा जी, शायरी या नज़म को गुफ्तगू के अंदाज में या बगैर तरन्नुम के पढ़ना तहतुल लफ्ज़ कहलाता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे तराने ऐसे हैं जो कि हम तरन्नुम से पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी नज़में हैं अल्लामा इकबाल की जो तहतुल लफ्ज़ से पढ़ी जाती हैं। तहतुल लफ्ज़ से किस तरह पढ़ी जाती है? आवाज़ के ज़रिए तस्वीर कशी करना, अपनी आवाज़ को इस तरीके से अशार पढ़ना कि तस्वीर कशी हो जाए कि कह क्या रहे हैं आप। सिर्फ अल्फाज की अदाई ना काफ़ी है। अदाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अदाई ना काफ़ी है। सिर्फ अल्फाज को आपने अदा ही नहीं करना बल्कि आपने अपने अल्फाज के ज़रिए शेरों को इस तरह बयान करना है कि लोगों को मतलब समझ में आ जाए। तहतुल लफ्ज़ के 5 बुनियादी सतून हैं। सबसे पहले तो ये है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से आपने शेर को पढ़ना है, ठीक है, हर लफ्ज़ का हक अदा हो जाए। आवाज़ का उतार चढ़ाव, आपने जहाँ पर ऊंची आवाज़ करनी है ऊंची करनी है, जहाँ पर आवाज़ हल्की करनी है वहाँ पर आपने हल्की करनी है। ये अमूमन जज्बात के इजहार से हो जाता है। और आपने शेर जो है बहुत ही तेज़ी से गाड़ी नहीं चलानी, वक्फा और ठहराव होना चाहिए ताकि लोगों को समझ आ जाए, फहम का रास्ता मिल जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, तासुरात और इशारे होते हैं। आपने हाथों से इशारे करके समझाना होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद है बहर और वजन। जब आप शेर पढ़ते हैं तो शेर का वजन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। अब आपने क्या करना है, चेहरे के तासुरात शेर के मफहूम को वाज़िया और जिंदा करते हैं। हाथों की हल्की और बामाना जुम्बिश सामाइन की तवज्जो फहम में इजाफा करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी कोई नज़म पढ़ी हो, कोई शेर पढ़ा हो या तकरीर की हो, तो आप अगर हाथों के इशारों से उस शेर को समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ आ जाएगा। जैसे कि वो शेर है, ये ज़मीं ये फलक, ये ज़मीं ये फलक, उसके आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी। तहतुल लफ्ज़ मौसीकी के आलात का मोहताज नहीं होता। इसमें ज़रूरत नहीं होती कि आप मौसीकी बजाएं। ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, जज्बात से भरी आवाज़ और बामाना ठहराव के ज़रिए शायर के दिल की बात बराह रास्त सामे के दिल तक पहुँचाने का सबसे खालिस फ़न है। अब मैं ये नज़म जो है पढ़ रही हूँ और इसको मैं पढ़ूंगी तहतुल लफ्ज़ से, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी तहतुल लफ्ज़ क्या होता है। एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मी, क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ नदियां थी रवां, ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, शायरों की सदाएं आती थी। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया, पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे, दूध कम दूं तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। जिस तरह मैंने जो अशार को पढ़ा है अल्फाज के उतार चढ़ाव के साथ और जहाँ सवालिया
تھا کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں. اس طرح آپ نے تحت اللفظ سے اشعار کو ادا کرنا ہے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے وہ تحت اللفظ سے اشعار پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ان کو سمجھ بھی آتی جائے گی. یہ ہمارا تدریسی جانچ کا صفحہ ہے. مشکل الفاظ کو آپ نے معنی سے ملا لینا ہے. ان سوالات کے جوابات آپ نے نظم پڑھ کر لکھنے ہیں. اور پھر یہ گھر کا کام ہے, ورک بک پر آپ کریں گے, سوالات کے جوابات لکھیں گے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.